हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये जुड़ता है आपके यूपीएससी का जो आपका मेंस का टॉपिक होता है। आप देखेंगे जीएस पेपर 2 में आपको सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि ऐसे लोग जो कि समाज की मुख्य धारा में नहीं है या फिर जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, हिस्टोरिकल भी कहे या फिर प्रेजेंट में भी हो रहा है, उनको रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या उनकी स्थिति है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, पूरा एक जो कंक्लूड करना है, ये आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस से सीधा आपका ये टॉपिक जुड़ता है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम देखेंगे कि आखिर देखो, हम इसमें बेसिक बातों को समझते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है वो मैं सब आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। एनसीईआरटी के अलावा हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना होता है टॉपिक के बारे में। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एसटी की बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके से नोटिफाई किया जाता है, वह किस तरीके से एक नोटिफाई एरिया और बाकी सारी बातें, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हम देखेंगे। सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज में आपका टॉपिक होगा सोशली मार्जिनलाइज हु आर आदिवासी, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। क्या आदिवासियों को लेकर हमारे दिमाग में रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं? आदिवासी मतलब बस झिंगाला लाहू करते हुए आएगा, तो इस तरह की जो धारणा है वह हम उनसे अलग करते हैं, और यही अलग होना एक उन्हें मार्जिन पर लेकर जाता है, एक हाशिए पर ढकेल देता है। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से अगर हम प्राचीन काल से लेकर अभी तक देखें तो उनके साथ किस तरीके से बिहेव होता आया है, क्या उनके विकास की अवस्था रही है ना। एंड माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, किस तरीके से आपका क्या माइनॉरिटी होना, क्या अल्पसंख्यक होना आपके एक मार्जिन पर जाने पे आपको ढकेलता है, इस पर हम बात करेंगे। तो अब तक बच्चों हम बात कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सेकुलरिज्म की, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ, जुडिशरी की, और अब हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है इसमें कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, की आखिर आप इससे निपट कैसे सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ एक्ट है, वो उस तरह से सरकार प्रयास करेगी। आज हम सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम मार्जिन कह रहे हैं सोसाइटी में, आखिर वो जो मार्जिनलाइजेशन है वह आखिर है क्या। ठीक है, आप सभी के पास कॉपी तो होगी, है ना। पेज देखा है बच्चों? पेज देखा है आपने? और पेज में आप देखते हैं कि ये जो साइड का हिस्सा है, ठीक है, पेज में आप थोड़ा सा हिस्सा जहां पे आप अपना ये जो क्रमांक लिखा करते हैं, सीरियल नंबर लिखा करते हैं, तो इस पेपर में ये जो साइड है इसको कहा जाता है मार्जिन, इसको कहा जाता है हाशिया। ठीक है, क्लियर? अब देखो, यही जो पेज है, अब यहां पर इस एग्जाम्पल से हम सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, अब देखो सोसाइटी और इस पेज को हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि सोसाइटी में जब हम मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे तब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि इस हिस्से पर ढकेल दिए गए हैं, है ना। मार्जिन मतलब एक इस हिस्से पर, एक पेज के एक कॉर्नर पर या सोसाइटी में एक कॉर्नर पर ढकेल दिया गया है, उनको रिसोर्सेज का जो सेंटर है वह अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक जो सोसाइटी है इसमें क्या हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मार्जिन पर ढकेला जा रहा है। तो यहाँ पर नॉट टू बी एट द सेंटर, मार्जिन, मार्जिनलाइजेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब वो केंद्र में नहीं है। वो कैसे है? वो केंद्र में नहीं है, उनको साइट में जो है वह धकेल दिया गया है, उन्हें मजबूर किया गया है कि आप सोसाइटी में कहाँ चले जाएं, साइट पर चले जाएं जहां पे रिसोर्सेज कम अवेलेबल है। सो टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइट्स। ठीक है, टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइट्स। अब ऐसा करेगा कौन? डेफिनेटली यहां पर ये जो इनको ढकेला जा रहा है ना, वो इस वर्ग के द्वारा धकेला जा रहा है,
जो इस बड़े हिस्से पर है, मान लो ये सोसाइटी है, सोसाइटी में कॉर्नर पे आपने किसी को साइड्स को जो है वह ढकेल दिया गया, किसी को साइड पे ढकेल दिया, आपने उसको चीज़ों का जो एक रिसोर्सेज का जो केंद्र है उसमें नहीं रखा। ऐसे में क्या हुआ बच्चों कि जो बाकी सोसाइटी के अन्य लोग थे इन्होंने अपने लाभ के लिए ऐसा किया। अब देखो बेसिकली मार्ज खुद को अलग समझना है ना किसी दूसरे से, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। इस सोसाइटी में अगर मार्जिनलाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पर इसके बिहाइंड जो रीजन है वो समझते हैं। ठीक है, कुछ रीजंस की बात करते हैं। तो सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण, हाशियाकरण मतलब समाज के एक वर्ग को आपने कोने पर धकेल दिया। ठीक है, और जब हम इसके रीजन की बच्चों बात करेंगे, बिकॉज रीजन क्या है, कारण क्या हो सकता है इसका, कारण ये है बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, कस्टम्स, वे अलग धार्मिक समुदाय से हैं। ठीक है, उनका जो रिलीजन है वह अलग है, रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, है ना। या इसके अलावा हम एक और जो सॉलिड रीजन हमें समझ में आता है कि कोई पुअर है ना, कोई गरीब है, आप देखेंगे कोई रिच है। तो ये जो अमीर गरीब की खाई है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो गरीब व्यक्ति है उसको खुद से अलग समझने लगते हैं और उसको समाज के मुख्य केंद्र में ना रखकर उसको साइड में जो है वह ढकेल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ रीज़न देखे। तो जैसे कि हम पुअर की पीपल की बात करें तो इन्हें क्या किया जाता है बच्चों, लो कंसीडर किया जाता है ना। अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो इन्हें कंसीडर एज अ लो क्लास, कंसीडर एज अ लो क्लास, या फिर लो हम इनका सोशल स्टेटस देख लें, सामाजिक जो स्टेटस है वो कैसा है बच्चों, कम आंका जाता है। ठीक है, कम आंका जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे, आप जिस व्यक्ति को आप गरीब होने के आधार पर साइड में ढकेल रहे हैं, इसके पास ना तो रिसोर्सेज है और ना ही अपॉर्चुनिटी का एक्सेस है। तो यहाँ पर not having access to resources, and opportunity, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि आपने सोसाइटी का एक वर्ग, अब देखो, अच्छा अब ये देखो कि ये तो हमने रीज़न जान लिया कि बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति डिफरेंट चीज़ें करता है और इसलिए आप उसको अपने साथ नहीं देख सकते और हमने उसको खिसका दिया साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ग्रुप जो कि यहाँ पर है, अब देखो इसमें आएगा कौन कौन। पेज में तो हमने देख लिया कि भाई सीरियल नंबर के लिए आपने मार्जिन छोड़ा था, बट सोसाइटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्जिन में कौन कौन सा ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि हम महिलाओं की बात कर लें, ठीक है, अगर हम वुमेन्स की बात करें, SC ST कम्युनिटी की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ग कैसा है बच्चों, ये ऐसा है जिसको कि समाज में रिसोर्सेज कम है, इनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ एजुकेशन कह ले, हेल्थ रिसोर्सेज कह ले, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल नहीं है ना, अगर हम कंपैरिजन करें अदर से। तो यहाँ पर ये जो सोसाइटी है, ठीक है, इसमें एक वर्ग का साइड पर ढकेल देना मतलब रिसोर्सेज नहीं देना, ये आपका मार्जिनलाइजेशन कहलाएगा। मैं आपको 150 वर्ड के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 150 वर्ड्स, कोशिश करेंगे लिखने की। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आप, मुझे आता ही नहीं है आंसर राइटिंग करना, और प्लस आप जो बताती है वो भी नहीं लिख पाता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहोगे कि जो आप बोल रही वो भी नहीं, सब सुनाई नहीं दे रहा।
तो ये अब देखो बच्चों, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन आप पढ़कर ही तो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और ठीक है, चलो मानती हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद ग्रेजुएशन में हो, तो अभी तक आप 10th 12th तक 11th 12th की जो पढ़ाई है वह भी टफ मानी जाती है ना। और उसमें आप कहीं ना कहीं आंसर लिखकर ही पास हुए होंगे। तो यूपीएससी की डिमांड होती है कि आप सीधा ना लिखें, और यूपीएससी जिस तरीके से पूछती है वो आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वह बना बनाया पहले से नहीं मिलता है। तो आपकी सोचने समझने की शक्ति डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना ही ना आता हो, है ना। तो आप सभी ने, हमने कोशिश तो की है ना अपने स्कूलिंग में, आपने अपनी जो एकेडमिक जो भी पढ़ाई की है उसके दौरान आप एग्जाम में लिखते तो आए हैं, तभी आप पास हुए, है ना। तो अगर आपने ग्रेजुएशन तक आप कर चुके हैं, आप ठीक ठाक आंसर राइटिंग और चीजों को जान रहे होते हैं, बस आपको लगता है कि शायद यूपीएससी के आंसर राइटिंग मतलब एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, जैसे कि मैंने आपको भी 150 वर्ड में एक टॉपिक में आपको देती हूँ कि इक्वलिटी इज अ वैल्यू एंड अ राइट, है ना। समानता जो है वह अधिकार भी है और मूल्य भी है। अब इसको आप कोशिश करो लिखने की। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि एकेडमिक में आपके पास रटा रटाया एक पैराग्राफ होता है कि क्वेश्चन आएगा और मुझे ये आंसर लिख देना है। यूपीएससी में आपके पास ये है नहीं। अब इसके बेटरमेंट की भी आपसे बहुत ज्यादा, आप एक इसकी क्वालिटी बढ़ाने की भी आपसे बहुत ज्यादा एक इच्छा रखी जाती है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, मतलब एक्सपेक्टेशंस आपसे ये होती है कि आप इसके बारे में और भी काफी क्वालिटेटिव चीजों को और जानकारी के साथ लिखें। तो ये एक अंतर हो जाता है। इसके अलावा ये कह देना कि मैं कर ही नहीं पा रही हूं, कर ही नहीं पा रहा हूं, ये तो बहुत गलत है भाई। आप कर केवल तभी नहीं पा रहे हैं जब आप कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपने पेन उठाया, आप लिखोगे, कुछ तो लिख ही लोगे, है ना। तो चलो, हो सकता है पहला आंसर उतना अच्छा ना हो, बट जब आप 50-100 आंसर पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे तब आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। 150 वर्ड में लिखना है, इक्वालिटी इज अ वैल्यू एंड अ राइट। इक्वालिटी इज अ वैल्यू एंड राइट। ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके आप ऐसे राइटिंग भी सीख जाओगे, ठीक है। समानता, मूल्य भी है और अधिकार भी। समानता, मूल्य भी है और अधिकार भी, लिखेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं कौन बहुत अच्छा लिखता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोसाइटी में, इसके पीछे रीजन हमने देख लिया, है ना। और हमने देखा कि यहाँ पर जो ग्रुप है वह कैसा है, पावरफुल है। जो सेंटर में है वो ग्रुप कैसा है बच्चों, पावरफुल है, शक्तिशाली है, ठीक है। अब ये शक्तिशाली कैसे, बाहुबली है एकदम। तो शक्तिशाली किस तरीके से हुआ, एजुकेशन के अकॉर्डिंगली। इसके पास क्या है, एजुकेशन है ना। इसके पास क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज है। इसके पास क्या है, हेल्थ है, वेल्थ है ना। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब देखो, गरीब के पास पॉलिटिकल सपोर्ट होगा या फिर पॉलिटिकल जो पहचान है और जो सपोर्ट है, जो अप्रोच है, वह एक जो पावरफुल लोग हैं उनके पास होगी। तो यहाँ पर अगर ये पावरफुल है सोसाइटी में, तो इनके ये वेल्थी भी है, एजुकेटेड भी है, पॉलिटिकली भी पावरफुल है, और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल अगर किसी की चलेगी तो वह इस ग्रुप की चलेगी, है ना कि गरीबों के हिसाब से नीतियां बनेगी। तो हमने देखा कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, सोशली पावरफुल है, ठीक है, सोशली पावरफुल है। तो ऐसे में बच्चों बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर यहाँ पर लोग जो हैं, इनके जो लोग हैं वह ज़्यादा शासन कर रहे हैं, शासन व्यवस्था में ज़्यादा हैं, तब ये कैसी पॉलिसीज़ और कैसी नीतियाँ बनाएंगे जो उनके अकॉर्डिंगली ज़्यादा सही होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है वह दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, उसका शोषण करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ लिख लो। चलो अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो सोशली मार्जिनलाइज, हमने देखा कि मार्जिनलाइज का मतलब होता है इज टू ऑक्यूपाई द साइड्स नॉट द सेंटर ऑफ थिंग्स। अब हम बात करेंगे हु आर आदिवासीज। जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं वे कौन है। आदिवासी ऐसा ग्रुप जिसे कि साइड में ढकेला गया है, उसे ना तो वह समाज की मुख्य धारा में है। यूपीएससी यहाँ पे मेन से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकती है कि वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है और सरकार ने क्या प्रयास किए हैं कि इनको मुख्य धारा में लाया जा सके। तो यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम और जो चीज़ें हैं और जो सॉल्यूशन है, ये आपके मेन आंसर राइटिंग का हिस्सा हो जाते हैं। हर एक टॉपिक को केवल पीटी के पर्पज से नहीं देखना है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है।
हु आर आदिवासी, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और साथ में हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच क्या क्या है। ठीक है, संविधान में क्या क्या व्यवस्था की गई है। हु आर आदिवासी। देखो, आदिवासी का मूल शब्द होता है, मतलब जो आदिवासी ये जो वर्ड है ना, ये बना हुआ है। आदिवासी का मतलब होता है ऐसे लोग जो प्राकृतिक रूप से जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इनका जो ये जो शब्द है कि जंगलों का जो मूल निवासी है वो क्या है, वही आदिवासी कहलाएगा। ठीक है, तो आदिवासी ये जो टर्म है लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी का मतलब हुआ जंगलों का मूल निवासी, जंगलों का मूल निवासी। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ठीक है, साथ ही ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज आदिवासी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें ही हम जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं इन्हें ही हम क्या कह देते हैं बच्चों, आदिवासी। जो ट्राइबल्स हैं उन्हें ही हम आदिवासी जो है वह कंसीडर करते हैं। अब चलो पहले मैं आपको बता दूं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रावधान, ये एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पर नहीं दिए हुए बट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो ये देखो कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो एसटीज हैं, किस आर्टिकल में जो प्रावधान है वह किया गया है एसटी को लेकर, तो आपको याद रखना है कि इसे आर्टिकल 366 क्लॉज 25 जो है इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 366(25) में डिफाइन किया गया और इसमें यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 342 है इसको देख लो। आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आर्टिकल 342 में जो लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंगली जो एसटीज है उसको समझा जाएगा आर्टिकल 366 के अकॉर्डिंगली। मतलब एक यहां पर ही ना डिफाइन करके उसको क्या कह दिया है, उसको कह दिया कि जाकर दूसरी जगह पर देख लो, वहां जो लिखा है उसे ही कंसीडर किया जाएगा। अब 342 ये कहता है बच्चों, 342 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वह इस बात को निर्दिष्ट करेगा, ठीक है, कि आखिर जो आदिवासी है वह कौन होंगे, है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 42 है ये क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये इस बात को निर्दिष्ट करेंगे कि जो एसटीज है यह कौन होंगे, राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेंगे कि आदिवासी जो ग्रुप है या आदिवासी किसे किसे कहेंगे। कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताती हूं। 1956 है ना, फैक्ट लिख लो। 1956 की अगर हम बात करें, 1956 का जो पॉपुलेशन था इसमें 23% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 30% जो है वह आदिवासी लोग थे टोटल पॉपुलेशन। और इन टोटल पॉपुलेशन मतलब 23% जो पॉपुलेशन है बच्चों, इसका 90% से भी ज़्यादा ही और 97%, कुछ ही परसेंटेज बचा हुआ था 100 में। बहुत कम लोग थे जो जंगलों के बाहर शहरों में रहने आए थे। इस 23% में से 97% ऐसा था जो या तो जंगलों में रह रहा था या फिर जो रूरल एरियाज है इसमें रह रहा था। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर था भी तब भी वह रूरल एरिया में रह रहा था आदिवासी, वो नहीं आ रहा था शहरों में। और इसलिए जो आदिवासी है, हम आगे देखेंगे कि उनका जो कल्चर है, उनका जो सोशल लाइफ है, वह समाज और अभी आप जो आधुनिक शहर देखते हैं उनसे बहुत दूर है, बहुत अलग है ना। हालांकि अब तो जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो गया है, आप देखेंगे कि शहर के लोगों के बनिस्बत गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विचार तो भाई संक्रमित होते हैं, संस्कृतियाँ भी संक्रमित होती हैं। आपने किसी व्यक्ति को किसी विशेष चीज़ को खाते हुए देख लिया, आपको पसंद आई, आप भी उस डिश को खाने लगे। जैसे कि अगर हम ये कहें कि पहले
जो ये मॉडर्नाइजेशन है, इससे आपके घरों में, हमारे घरों में बहुत सारे कल्चर बदले हैं। फॉर एग्जाम्पल, केक काटने की प्रथा, हर एक चीज़ पे आपको केक कट करना है ना, चाहे आपके 10 मिलियन फॉलोअर हो रहे हो, आम बात हो गई है ना, आपके बर्थडे सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, बस केक काटना है। तो वही एक आपका तरीका हो गया खुशी मनाने का, तो ये वेस्टर्न तरीका है। हमारे पास आप शुरू से देखेंगे अगर, तो इंडियन कल्चर में ज़्यादा लोग अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे, मंदिर जाकर पूजा पाठ करके गरीबों को खाना खिला रहे, मतलब वो भी एक तरीका होता था। तो आज आप जो एक कॉमन तरीका देखेंगे तो ये क्या है, कल्चर ही तो है ना, जो अब हम सीख गए, बदल गए। तो कल्चर में क्या होता है कि पहले जो आदिवासी कभी शहरों में नहीं आते थे, कभी नहीं रहे, रूरल एरिया जो है उसी में 97% अगर पॉपुलेशन है उनकी, ऐसे में वो क्या सीखेंगे, उनके जो अपने तौर तरीके थे वही थे। आधुनिक वो उतना नहीं हो पाए, लेकिन आजकल के दौर की अगर हम बात करें, तब जो लोग हैं, काफ़ी लोग अब शहरों से, अब ये परसेंटेज नहीं है। अब अगर आप 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और उसमें से लगभग आज भी अगर हम देखें 8% के आसपास जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 8% के आसपास जो पॉपुलेशन है वह अभी भी एसटीज की है। और उसमें हम देखेंगे कि 500 से ज़्यादा ऐसे समूह हैं, 500 से ज़्यादा अलग अलग एसटीज हैं। अब इसके अलावा देखो, मैं आपको सेंसस 2000 अगर मैं 11 की बात करूं तो कुछ मैं आपको आंकड़े बताती हूं एसटीज के, कि अभी अगर हम परसेंटेज वाई इनकी पॉपुलेशन देखें, ठीक है, परसेंटेज वाई अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें कि कहाँ पर किस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सबसे पहले मिजोरम देख लो। मिजोरम में है 94.4% एसटीज हैं। अभी आप देखेंगे कि जो मणिपुर और बाकी हिंसा आप सुन रहे होंगे, है ना, उसमें जो मैती कम्युनिटी है वो काफ़ी चर्चा में रही। सो मिजोरम की बात करें 94.4% है। फिर जैसे कि हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप का जो परसेंटेज है वह भी लगभग इतना ही है। नागालैंड, मेघालय की बात करें, नागालैंड एंड मेघालय, तो इन दोनों में बच्चों कितना है, 86% के आसपास जो एसटी कम्युनिटी है। फिर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, लगभग 68%। तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जब कभी आपको लिखना होता है तो डेटा कुछ और कुछ फैक्ट की आपको ज़रूरत होती है। आपको ज़रूरत होती है कि एसटी का मतलब क्या है ना, आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, आपको कुछ इस तरीके के फैक्ट चाहिए कि अभी अगर हम वर्तमान बात करें तब क्या एसटी का परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आज भी भारत की लगभग 8% जो आबादी है वह किसकी है, आदिवासियों की है ना। सो अराउंड 8% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर अच्छा कुछ और बातें इनके बारे में कि आज भी ज़्यादातर जो है ये किस तरीके से जीवन जीते हैं, इनके क्या कल्चर है, कुछ उसकी भी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको साथ साथ। अच्छा, एक करंट अफेयर में कुछ चीज़ें चर्चा में रहीं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लास्ट सितंबर की बात करें, करंट अफेयर भी इसमें जानना होता है हमें। इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, करंट अफेयर बताती हूँ, ठीक है। सितंबर 2022, ये तो 23 चल रहा है, लास्ट ईयर की बात है बच्चों। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जातियों को जो है वह एज एसटीज जो है वह नोटिफाई किया गया था। एक तो हट्टी जनजाति थी, ठीक है, ये तमिलनाडु हिमाचल की थी, ठीक है। नारी कोरावन जो जनजाति थी, ठीक है, इसको भी एसटी का दर्जा दिया गया, तमिलनाडु। बिंझिया जनजाति थी, बिंझिया, ये छत्तीसगढ़, बिंझिया जनजाति थी जो वो छत्तीसगढ़ की थी, ठीक है। यूपी की जो गोंड जनजाति थी, इसे भी एसटी का दर्जा दिया गया। और बेट्टा कुरुबा, देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, बेट्टा कुरुबा ये कर्नाटका की थी। बेट्टा कुरुबा कहाँ पर बच्चों, कर्नाटका की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिटीज थी इनको एसटी का दर्जा दिया गया।
एसटी का दर्जा पाने के लिए आखिर क्यों बेताब रहते हैं? क्योंकि जब एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो उसके सरकार की तरफ से कई ऐसी सुविधाएं और कई ऐसी योजनाओं का लाभ आपको मिलने लगता है जो कि आपको पहले नहीं मिल रहा होता है। इसलिए लोग एसटी का जो दर्जा है उसके लिए करते हैं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि जो मणिपुर वायलेंस और ये सारी चीज़ें आपने द हिंदू में लगभग 10 आर्टिकल्स ऐसे देख लिए होंगे, तो वहाँ पर भी जो मैती कम्युनिटी है वह एसटी के दर्जे को लेकर काफ़ी डिमांड कर रही है। हालांकि वह बहुत पावरफुल है ना, वह हर तरीके से पावरफुल है, पॉलिटिकल पावरफुल है, इसलिए बाकी लोग जो है काफी विरोध कर रहे हैं कि भाई दर्जे या विशेष संरक्षण की जरूरत उनको है जो कमजोर है, आप तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। जैसे कि मीना कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, मीना कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि बहुत एसटी का दर्जा हालांकि मिला हुआ है कई राज्यों में, ठीक है, स्पेशली अगर हम राजस्थान वगैरह की बात करें तो वहां पर ये जो मीना कम्युनिटी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब हर तरीके से पावरफुल है। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल बात करें, चाहे हम सोशली बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसे गवर्नमेंट ने दर्जा दिया है ना और संरक्षण दिया किसी भी तरीके का, तब लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स में इसमें आपको बता देती हूँ बच्चों। अगर देखो 1931 के पहले तक जो आदिवासी है इनको बहिष्कृत शब्द जो है वह यूज किया जाता था। एसटी वर्ड की जगह जो बहिष्कृत या रिजेक्टेड जो वर्ड है वह यूज किया जाता था। वर्ड लिख लो, 1931 के पहले अगर हम बात करें बहिष्कृत शब्द का यूज किया जाता था बच्चों, रिजेक्टेड वर्ड है ना, किसके लिए? एसटीज के लिए। और ये जो एसटीज वर्ड है ये कब 1935 से इन्हें जब लिस्टेड किया गया एज एसटी, एज अनुसूचित जाति, तब इनको बहिष्कृत और रिजेक्टेड वर्ड की जगह 1935 से एसटीज कहा जाने लगा। अब हम देखेंगे कि यहां पर जो 5th शेड्यूल है आपका, अब देखो आपकी 5वीं अनुसूची और 6ठी 6 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की 5th एंड 6th अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है क्योंकि ये अनुसूचित जातियों के जो अनुसूचित जाति जो ज्यादातर ऐसे राज्य हैं उनके प्रशासन की बात करता है। अगर हम 5th शेड्यूल को देखें तो इसमें 4 राज्यों को छोड़ दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, उनका किस तरीके से प्रशासन होगा, गवर्न किया जाएगा, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, वो सारे प्रोविजन 5th में किए गए। और जिन 4 राज्यों को छोड़ दिया गया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके प्रशासन, उनके अनुसूचित जो एरिया है ना, उनके जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है, उनका जो गवर्नेंस और जो कंट्रोल का काम होगा वो 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टार लगा दिया, यूपीएससी ने ये जो क्वेश्चन है वह पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए पीएम वन धन योजना की बात करते हैं या फिर ट्राइफेड स्कीम की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको कि आप लिख सकते हैं कि ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो ये आदिवासी हो गए। अब आगे देखो कुछ और पॉइंट्स। हमने देखा कि किसी को अगर आप खुद से अलग समझते हैं तो उसके पीछे उसकी डिफरेंट लैंग्वेज, कस्टम, है ना, बहुत तरीके होते हैं। आगे हम देखेंगे आदिवासी, हमने देख लिया कि आदिवासी का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आ, विथ रेफरेंस टू द टर्म आदिवासी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टर्म आदिवासी लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ लैंड, मतलब इन्हें भूमि के मूल निवासी कहा जाता है। Among the 75 listed particularly vulnerable tribal groups, the highest number are found in Odisha, followed by आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या अगर आप इसको, आपको करंट अफेयर में भी देखना है बच्चों, आप चेक करेंगे इस पॉइंट को। आदिवासी आर अ होमोजेनस ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, एक सजातीय समूह है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनलाइजेशन टर्म से संबंधित। मार्जिनलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी मीन टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स ऑफ फ्रिज, है ना, पक्षों या हाशिए पर कब्जा करने के लिए यह धकेला गया। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इस बात को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यह समाज में यह जो समान संसाधनों का, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना, एक फेयर, एक तरीके से उसका एक प्रोडक्ट है।
अच्छा ये बताओ, अगर आपने रिसोर्सेज को इक्विटेबल जो तरीका है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह अपनाया होता तो किनारे पर क्यों जाते कुछ वर्ग? नहीं जाते, है ना। तब ऐसे में ये इक्विटेबल का तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो अनफेयर सोशल इंस्टीट्यूशनल जो प्रैक्टिसेस होती है उसके लिए है, उसका प्रोडक्ट है। कॉज ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन इज नॉट दैट दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, follow different custom or belong to a different religious group from the majority community। उनके हाशिए पर जाने का कारण ये नहीं है कि वे अलग भाषा बोलते हैं। अरे भाई, यही तो एक कारण होता है कि भाषा क्या है ना, वो किस धार्मिक समुदाय के हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि समाज में हाशिए का मतलब होता है साइड ऑक्यूपाई के लिए मजबूर करना। सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका आंसर होगा। तो अब तक हमने समझा आदिवासियों का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रावधान किए गए, 5th और 6th शेड्यूल मैंने आपको होमवर्क दिया, 150 शब्द के लिए मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है कि इक्वालिटी जो है एक वैल्यू भी है और एक आपका राइट भी है ना इक्वालिटी इज अ वैल्यू एंड राइट। 150 शब्द में आपको लिखना है। इतनी चर्चा हमारी हो चुकी। आगे देखो, ज़रा इस पर आओ बच्चों साथ में कि हम ये दो चैप्टर जो है, वैसे कायदे से अभी जो न्यू बुक आई है ना उसमें इनको अलग है, लेकिन इनको साथ में ही रख देना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ ले कि मार्जिनलाइजेशन क्या है और इससे कन्फ्रंटिंग के जो है हमारे पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स लगभग जुड़े हुए ही हैं। तो यहाँ पर ये बताने का मेरा कारण ये था बच्चों कि आज थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस क्लास को भी यही स्टॉप करते हैं। आदिवासी डेवलपमेंट, माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन, इसके साथ जोड़ते हुए किस तरीके से हम कन्फ्रंटिंग के जो उपाय हैं वह कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बाकी का चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा और जब आप पूरे तरीके से मार्जिनलाइजेशन और सारी बातों को समझ चुकेंगे उसके बाद हम फिर बाकी की जो चर्चा है वह करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसी क्रम में पढ़ना है कि पहले हम उसको समझें, उसके बाद हम देखें कि उसके जो प्रावधान है वह क्या किए गए हैं। तो सोशल जस्टिस से आपका ये जो टॉपिक है वह जुड़ता है और आपको कोशिश करनी है कि आप कॉन्टिन्यूसली जो क्लासेस हैं वह करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, है ना। सफ़र थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान उसका सिलेबस ही इतना होता है कि आपको 1 साल तो लगभग चाहिए। आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है ना, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है साल भर का, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, पीटी के मॉक भी लगाने हैं, सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं, सीसेट भी एक हर्डल है। तो लंबी कोशिश रहती है बच्चों, बस कॉन्टिन्यूटी के साथ आप लगे रहिए, है ना। ज़रूर आपका जो सारा सिलेबस है और सारी चीज़ें वह ज़रूर कवर होंगी। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।